हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सफलता मंत्र स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत आपकी अब तैयारी जीत की कराई जा रही है। और इसके अंतर्गत आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट का ये सेट 2 चल रहा है। सेट 1 कंप्लीट करा चुके हैं। तो इन सभी क्लासेस को पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल सफलता मंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आज से ही जुट जाइए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। सब में आपके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है। आपके यूपी टेट, सुपर टेट जल्द ही आने वाले हैं। सी टेट का एग्जाम भी होने वाला, यूपीएसआई के भी फॉर्म जल्द मिलने वाले हैं। तो अभी से अपनी पूरी तैयारी में लग जाइए, जिधर भी आपका मन हो, और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, इन सभी की आपको पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे मिल जाएंगे। जो पहला सेट हमने अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, उनके लिंक नीचे दिए गए। जरूर देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और टेलीग्राम पर आपको इनकी सभी की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में शेयर की जाती है, वहाँ पर आप इन पीडीएफ्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी घाट पर सबसे गहरा भूमिगत पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? यानी कि बंदरगाह कैसा है? पूर्वी तट पर है, सबसे गहरा है, भूमिगत है और चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ सुरक्षित बंदरगाह है। चेन्नई, टूटिकोरिन, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, विशाखापट्टनम में ये पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिगत बंदरगाह है। याद रखिएगा। और ये कहाँ पर आता है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई थी, उनमें से एक राजधानी आपकी विशाखापट्टनम भी रखी गई थी। इसके अलावा दूसरी राजधानी की बात की जाए तो आपके 2 अन्य राजधानियां अमरावती और एक राजधानी और बनाई गई है, उसका नाम है कुरनूल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनमें से कौन सा ग्रीन गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है, सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से समझिए और आंसर करिए। तो इसका आपको आंसर आना चाहिए CO2 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस मानी जाती, सबसे ज्यादा मात्रा में मानी जाती, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस होता क्या है? तो ग्रीन हाउस एक ऐसा कांच का घर बोला जाता है जिसकी दीवार जो होती है हरे रंग के कांच की बनी होती है और उसमें प्रकाश अंदर चला जाता है परंतु बाहर नहीं जा पाता है। इस प्रकार की विधि पौधों को उचित तापमान देने के लिए बनाई जाती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपकी CO2 गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। इसके अलावा अन्य मेथेन गैस हो गई, आपकी जलवाष्प के कण हो गए, ये भी जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा या फिर खनन अपशिष्ट? तो दोस्तों जल प्रदूषण जिसका जल से कोई संबंध नहीं है, वो आपको इनमें से कौन सा दिख रहा है जिससे कि प्रदूषण नहीं हो सकता है जल का? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डी नंबर ऑप्शन, खनन अपशिष्ट जो होगा ये जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होता है। जल प्रदूषण के स्रोत में आपके औद्योगिक कचरा आ गया, रेडियोधर्मी कचरा भी इसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जो बिजली बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनसे जो कचरा बचता है वो भी पानी में ही पहुंच जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। और अगला कृषि जनित अपशिष्ट में आपके जो कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? कौन जारी करता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बाढ़ से संबंधित चेतावनी जो जारी की जाती है वो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा जारी की जाती है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा एक नाम और है दोस्तों, विज्ञान विभाग है, विज्ञान व मौसम विभाग के नाम से जाना जाता है। वो भी इसके बारे में सभी जो भी चेतावनियां होती, जो भी प्राकृतिक आपदा से संबंधित चेतावनी होती, वो सब उसके द्वारा भी दी जाती हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें से ये सभी? तो दोस्तों ग्राम पंचायत ग्राम के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यों को संपन्न कराने में मदद करती है, इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा। ये ग्राम जो होता है
ग्राम पंचायत ये शासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और ये सभी कार्य जो ग्राम से संबंधित होते हैं, ग्राम स्तर के सभी कार्य कराना इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ व सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण का अपघटन दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो पर्यावरण के अपघटन के कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होती है और जब जलवायु परिवर्तित होगी तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो आपका बाढ़ और सूखा में पड़ता है, क्योंकि जब वन नष्ट होंगे, जब पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो उससे सूखा या तो सूखा पड़ेगा या अत्यधिक वर्षा होगी। तो ये आपका पर्यावरण अपघटन के कारण यही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है, सीधे सीधे आपको यही बताना है। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आती है आपके राजस्थान के क्षेत्र से आती है और इसके अलावा ये आपका जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है वहाँ मुख्य रूप से है, इसी वजह से ये ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल प्रदूषण एवं जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जल प्रदूषण और जल जनित रोग जो ये डिप्थीरिया, टाइसिलाइटिस, अतिसार या फिर खसरा, यानी कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग में आपको हमने बताया था अतिसार जिसको हम कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जल से फैलने वाला, दूषित जल के पीने से होने वाला रोग है। पेचिस, अतिसार, डायरिया, ये सभी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा जो दी जाती है ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए दी जाती है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों डेली आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं और दोस्तों आपको बता दें आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मंडे से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। अगर आप लोग अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस को पाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह दीजिएगा। मंडे से आपकी क्लास रखी जाएगी और टाइमिंग जो रखने की सोच रहे हैं वो आपकी सुबह 9 बजे रखेंगे, 9 AM टाइमिंग रखेंगे। आप लोग बताइएगा क्या ये टाइमिंग सही है, या अगर आप लोग बताएंगे तो क्लास, लाइव क्लास शाम को भी रख दी जाएगी। इसके लिए पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि टाइमिंग कैसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्या दिया गया, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रतियोगिता क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए याद रखिएगा। ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता के लिए जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ये आपकी ग्रीन ओलंपियाड के नाम से जानी जाती है और इसका उद्देश्य भी यही होता है कि पर्यावरण को के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसका आयोजन जो कराया जाता है वो एक संस्था है टेरी, उसके द्वारा कराया जाता, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जाता है, याद रखिएगा, इस नाम से इसको हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्न में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है और हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सीधे हम लोग आंसर देखते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी क्वेश्चन में रहता है, जबकि हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर बताए जाते हैं। और ये मनाया कब से जा रहा है, तो 1972 से इसको मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और स्कॉटलैंड में पहली बार इसको लेकर वैश्विक सम्मेलन में सभी ने अपने मत दिए थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए जल्दी से, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। यानी कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, छात्रों की मानसिकता में बदलाव कैसे किया जा सकता है। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षिक व रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों एक तो पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, बच्चों की मानसिकता में बदलाव करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका मिले, उनको क्रिएटिव करने का मौका मिले, वो उनको बी नंबर ऑप्शन के माध्यम से मिलेगा। क्रिएटिव बच्चे ही पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकते हैं और उनको इनमें लगाव भी रहता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं सभी को भारतीय संविधान में, उनका उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, मूलभूत अधिकार दिए गए, उनका उद्देश्य जो है वो प्रत्येक नागरिक की अपनी जो स्वतंत्रता है, अपना जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना और उसको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रत्येक नागरिक के लिए उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितने किसी विशेष व्यक्ति के लिए होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक इनका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। मूल अधिकार इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? आयाम या विषय एक ही बात होती है। सामाजिक विज्ञान जो है कई विषयों का मिश्रण है, इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान या फिर व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपका व्यावसायिक शिक्षा नहीं आती है। बाकी कुछ लोग सोचेंगे राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है वही आपका राजनैतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए? तो अंकों के आधार पर जिस पाठ्यक्रम की हम परीक्षा नहीं करेंगे, स्वास्थ्य, योगा, संगीत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी सब्जेक्ट आपके ऐसे दिए गए हैं जिनका हम अंकों के आधार पर आकलन नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। इसका आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वास्थ्य हो गया, योगा हो गया, संगीत हो गया, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं और ये परख के लिए मूल्य परख विषयों के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जरूर मदद करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कल आपको संस्कृत की क्लास दी थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ऐसे ही सभी क्लासेस को देखते रहिए, पूरा अपना सपोर्ट बनाए रहिए, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। डेली आपको सुबह 10 बजे क्लास मिलती है और शाम को 6 बजे जीएस डेली डोज की क्लास मिलती है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर कवर कराते हैं और इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन कवर कराते हैं, जो कि आपके 20 से 30 नंबर आपके सभी एग्जाम्स में जरूर कवर करते हैं। तो अपना सपोर्ट बनाए रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू रोग का वाहक कौन होता है बताइए? एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर एनोफिलीज। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, एडीज। ये मच्छर होता है डेंगू का वाहक मच्छर, मादा एडीज या एडीज के नाम से जाना जाता, और ये एक प्रकार का विषाणु से फैलने वाला रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग है, याद रखिएगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या होता है? आमाशय, यकृत, आंत या फिर वृक्क। तो जैव रासायनिक प्रयोगशाला मानव शरीर का कौन सा अंग कहा जाता है? तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन है, यकृत, लिवर को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल वगैरह या जितनी भी क्रियाएं शरीर में होती हैं वो मुख्य रूप से आपके लिवर से ही संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन या इनमें से उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो रखा गया है, इसका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना।
सबसे सटीक आंसर आपको चारों में से चूज करना होगा, तो वो आपका सी नंबर ऑप्शन ही है। ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था 1988 में कि पोलियो का संपूर्ण रूप से उन्मूलन कर देना, उसे संपूर्ण रूप से खत्म कर देना, याद रखिएगा। और 2012 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था इस अभियान के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, बुगतारी या फिर अचकन। तो दोस्तों कश्मीरी चोगा किसको कहा जाता, तो हमने एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस में आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे, उसमें आपको कश्मीरी चोगा के बारे में बताया था। और ये आपका घुटनों तक पहना जाने वाला एक कुर्ता होता है और इसे हम नाम देते हैं फिरन का, फिरन नाम से वहाँ पर ये बुलाया जाता है, कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुत्ता मछली का आवास है, कुत्ता मछली का आवास आपको बताना है, इनमें से कौन सा आवास है, नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र। तो दोस्तों कुत्ता मछली जो होती है ये सार्क परिवार से संबंधित होती है और ये मुख्य रूप से खारे पानी में पाई जाती है। खारा पानी कहाँ का होता है, समुद्र का होता है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जल्दी से, क्या दिया गया है, सीएनजी का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है सीएनजी का। कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या फिर सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो दोस्तों इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दावित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है ईंधन के रूप में, याद रखिएगा। और मुख्य रूप से गैस की बात की जाए तो इसमें मेथेन गैस मुख्य रूप से होती है, जो कि वाहनों में फ्यूल का कार्य करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव नाम है, समझकर आंसर करिएगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून या फिर 15 जून से 21 जून। तो दोस्तों ये एक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वन संरक्षण कह लें या फिर वृक्षारोपण सप्ताह जो मनाया जाता है आपका, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई आपका वन संरक्षण है और वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, दोनों आपको अलग अलग रूप में याद रखने हैं। इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया। जरूर सभी लोग जुड़कर अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु कौन से हैं। तो ये राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन चलिए आ गया है तो पूरे देश से क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाए तो ये खेजड़ी होता है, पक्षी कहा जाए तो ये गोडावड़ होता है, और वहाँ का जो पशु है वो चिनकारा होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया गया, यही बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और लास्ट में आपको आम दिया गया, आम राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय फल है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है। यानी कि पदार्थ के अणु जब बिल्कुल पास पास होते हैं तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, ठोस, द्रव या फिर गैस या प्लाज्मा। 24 नंबर क्वेश्चन सबको पता होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अंतरा आणविक बल जब बिल्कुल कम होता है, अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, तो वो आपका ठोस के अंतर्गत होती है। उससे थोड़ी थोड़ी दूरी का अंतर जब हो तो वो द्रव के अंतर्गत होता है। और गैस में दूरी बहुत दूर दूर होती है, इसीलिए गैस जो होती है पूरे में फैल जाती है, यही इनका क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जल्दी से, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना रहता है और इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। वैसे कहीं कहीं कर्नाटक भी देखने को मिलता है, कर्नाटक ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश सबसे सही होगा। पहले कर्नाटक था लेकिन अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर कोई संशोधन होगा तो हम आपको आगे इन्फॉर्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, हवा, जलधारा, ध्वनि या फिर प्रकाश। वेग पूछा गया, वेलोसिटी पूछी गई है, तो सबसे ज्यादा वेग जो होता है वो इनमें से आपका
प्रकाश का होता है, आप सभी को पता होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करते रहिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वेग भी इसी का अधिक होगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलता है। समझ लीजिए आप लोग कितनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है इसकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सोलर सेल देखी होगी, उसी को हम सौर सेल कहते हैं। और इसके द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। तो सबको पता है दोस्तों, सोलर सेल किससे? सूर्य से प्रकाश लेता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। प्रकाश की जगह सौर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा एक ही बात है। और ये सौर ऊर्जा को लेकर के किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो ये तो सबको पता होगा बिल्कुल अच्छे से। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, और लगभग इसका परसेंटेज बताया जाए तो 78 पॉइंट कुछ है, 78 याद रखना है आपको। इसके अलावा 20.0% जो है, 09% कुछ है, ये आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज है। याद रखिएगा 21 लगता है, लगभग 20-21 के आसपास। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको याद रखना है, जो कि 0.03% के आसपास है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है आपके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या फिर यूरेनियम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत किसको कहा जाता है। तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत वे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें नवीनीकरण कहते हैं। अनवीनीकरण वे होते हैं जो एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाएंगे और हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे अनवीनीकरण कहलाते हैं। तो अनवीनीकरण आपका पेट्रोलियम, कोयला होता है। नवीनीकरण में आपके सौर ऊर्जा हो गई, इसके अलावा पौधे भी, पेड़ पौधे भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मुख्य रूप से जो प्रकाश होता है, सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। गोबर गैस होती है, ये आपके नवीनीकरण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ते रहिए। आपके लिए डेली इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासेज आ रही हैं। सीईटी एग्जाम बिल्कुल अलग है। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट आपके जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जो प्रश्न आपके मन में सबसे ज़्यादा उठ रहे थे यही थे, और हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली वे में समझा भी दिया था, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए। तो उनको बताना चाहेंगे कि आपके टीईटी से रिलेटेड सभी एग्जाम चलते रहेंगे। इसकी ही तर्ज पर वो आपके एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम्स के लिए एक टेस्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि वर्ष में 2 बार संपन्न किया जाएगा। आगे जो कुछ भी होगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, जुड़े रहिए। अंतिम क्वेश्चन, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर पर, स्ट्रेटोस्फीयर पर, ट्रोपोस्फीयर पर या फिर मीजोस्फीयर पर। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ये पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल पर होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पृथ्वी पर आने वाली सभी किरणों को रोकना इसका मुख्य काम है। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में ही एग्जाम में पूछ दिया जाता, वहीं पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों बताइएगा आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी, जुड़ते रहिए। और पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, संस्कृत की, ईवीएस की, हिंदी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको अच्छे से देखते रहिए। लाइव क्लास की टाइमिंग के बारे में भी बताइएगा। मंडे से 100% आपकी लाइव क्लास अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दी जाएगी। जरूर जुड़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।